ओके गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास के जो टॉपिक्स जो डिस्कस हुए थे वो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जैसे लास्ट क्लास हमने देखा था कि एक पॉइंट सिंपल सा दे रखा हो और डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, है ना। तो आप लाइन का इक्वेशन आपने देखा था, और लाइन का इक्वेशन ऑफ ये जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो था वो दो फॉर्म में था। एक जो था वो वेक्टर फॉर्म में और दूसरा जो था वो कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। एक चीज़ ये भी देखा था कि अगर दो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए एंड बी दे रखा है, तो ए बी लाइन कह लो या फिर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे एंड डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। जिनको ध्यान में नहीं है वो जाकर के, अगर याद समझ में नहीं आया है तो लास्ट एपिसोड देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म हो, तो मैं क्लास ऐसे सिचुएशन में भी ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा वॉइस को, जैसा भी वॉइस है इसका मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अ, चलिए, तो ये वेक्टर फॉर्म ये सब लास्ट क्लास में हो गया था। आज के क्लास का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हेन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, टू पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। यही हमारा हेडिंग है, ओके। तो मान लीजिए, या लिख देता हूँ ना, एज ए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये हमारा हेडिंग था। जैसे कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1 y1 z1, एंड बी दे दिया है आपको x2 y2 और z2, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको कार्टेशियन फॉर्म में एज वेल एज वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, ध्यान दीजिए, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए एंड दूसरा क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्लियर। तो हमारे पास ध्यान दीजिए इस चीज़ को, गिवन पॉइंट्स क्या है। तो गिवन पॉइंट्स है आपका, पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1, एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो आप। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले देखिए ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने से पहले ए बी दे रखा है, तो हम लोग डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ये सब बहुत पहले पढ़ा दिया। डी डॉट आर का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी है। तो देखो, किसी भी लाइन का इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, जिसमें से एक डायरेक्शन रेशियो आप लिख सकते हो x2 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गया, यही क्या था प्रीवियस एग्जांपल में, क्या था कि डायरेक्शन रेशियो आपको ए दे दिया है, ये बी है, ये सी है, ये वाला टर्म ए की तरह, ये वाला बी की तरह और ये वाला सी की तरह बिहेव करेगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी थोड़ा भी है तो इसको आप प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उससे आप मतलब मैनेज कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, तो आप इसको समझ जाइएगा। तो इसी तरीके से ये आपका डायरेक्शन रेशियो मिल गया, है ना। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं कंसीडर कर लूँ पॉइंट ए को, है ना, ए क्या था आपका x1 y1 z1, तो आप अगर इस पॉइंट को कंसीडर करते हो तो आप लाइन को लिख सकते हो इक्वेशन x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y1, या फिर z माइनस z1, z1 माइनस z2 माइनस z1, ठीक है। बच्चे देखो, ये स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कोई चाह रहा है कि मैं दूसरा पॉइंट ले लूँ, या फिर इसी को अगर कोई लिखना चाह रहा है, इसी स्टेटमेंट को लिखना चाह रहा है x माइनस x1 माइनस x2, y माइनस y1 माइनस y2, z माइनस z1 माइनस z2, ये भी स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अगर कोई, देखो ये दोनों स्टेटमेंट मैंने पॉइंट ए को एज्यूम करके बनाया है, समझ में आ रहा है ना। अगर इसी को मैं अगर लिखना चाहता हूँ, ध्यान देना, अगर इसी को चाहता हूँ मैं सेकेंड फॉर्मेट में लिखने के लिए, यानी कि अगर मैं पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में लिखूँ तो x माइनस x2 माइनस x1, y माइनस y2 माइनस y1, z माइनस z2 माइनस z1, ये भी आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इन तीनों में से कोई सा भी इक्वेशन लिख दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो मैंने ये वाला स्टेटमेंट इसलिए यूज किया है, देखिए ये तो डायरेक्शन रेशियो है ही। अगर कोई बच्चा लिखता है x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, तो बच्चे ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा। पहले ही मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियो वाले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में, कि इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं, उसमें से एक डायरेक्शन रेशियो ये है जो जनरली बुक्स वगैरह या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई बच्चा इस वाले डायरेक्शन रेशियो का यूज करता है तब पर भी कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ कि अगर 2 पॉइंट दे रखा हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप ये लिख सकते हो, आपका बिल्कुल सही है। या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये लिख लीजिए, दोनों में से जो यूज करना है ना, कोई एक ही यूज करना। ओके बच्चे, ये जो फॉर्म था ना, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ओके, ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन होता है, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखने जाइएगा, समझिए किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, चलिए मैं इसी को उठा लेते, कहीं भी किसी एक को उठा लीजिए। ओके, तो मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले को यहाँ से उठा लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 माइनस x2, y माइनस y1 माइनस y2, z माइनस z1 माइनस z2। तो आपको ये पता है ना, यही है डायरेक्शन रेशियो। और पॉइंट क्या है आपका, x1 y1 z1। तो लास्ट क्लास में बताया ना था ना कि वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या था, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन था वेक्टर r, वेक्टर a प्लस t, वेक्टर b। जहाँ वेक्टर क्या था ये, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट था, कौन सा पॉइंट जिससे वो लाइन क्रॉस हो रहा है। और वेक्टर बी क्या था, तो ये क्या था हमारा डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है ना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरीके से था। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर चीज़ें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, फिर भी नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये वेक्टर आर हो गया, तो देखो हमारे पास वेक्टर आर है, और आपको पॉइंट पता है ना बच्चे, पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी, ये जो पॉइंट है हम लोग ए के लिए लिख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो ए के लिए लिख रहे हैं, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई वाई जेड वन, और ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियो ये है हमारा। तो वेक्टर आर हमारा हो जाएगा एक्स आई वाई वन जे जेड वन के, ठीक है, प्लस टी, टी कोई एनी आर्बिट्री कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन आई वाई माइनस वाई वन जे, ये वाई है, ठीक है बच्चे, वाई माइनस, ये वाई है, वाई माइनस वाई वन जे, और जेड माइनस जेड वन, ठीक है। तो यही हमारा वेक्टर आर हो गया। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड वेक्टर की बात करते हैं, सिमिलरली इफ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, अगर हम लोग बात करते हैं बी, x2 y2 और z2, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखे तो वेक्टर आर हमारा क्या हो जाएगा, x2y y2j, है ना। वेक्टर आर मैंने आपको बताया वेक्टर a प्लस क्या t और वेक्टर b, तो ये y2j प्लस z2k ये हो जाएगा, प्लस
टी यानी आर्बिट्री कांस्टेंट, और डायरेक्शन कोसाइन लिख लीजिए x2 माइनस x1 है। कोई सा भी बच्चे लेकर के चलते हो, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। सॉरी, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, ये Z2 था और यहाँ पर ऑफ कोर्स ये y2 माइनस y1 Z2 माइनस Z1, ये y2 माइनस y1 j, और ये हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z1 के। कोई सा भी वेक्टर ले लीजिए, आपका लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, इस तरीके से लाइन का हम लोग सेकेंड फॉर्म लिख सकते हैं जब आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 1 2 3, दूसरा पॉइंट है -5 4 और 2। ठीक है, ये दे रखा है। तो आप कैसे यहाँ से डिसाइड करेंगे? तो देखिए, आपके पास गिवन है, एक कोऑर्डिनेट आपको पता है 1 -2 3, और बी कोऑर्डिनेट आपको पता है -5 4 और 2। बच्चे मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई सा भी कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ठीक है, तो ए बी है तो x2 माइनस x1 कर लेते हैं, जैसे वेक्टर में करते थे ना। जैसे वेक्टर में क्या करते थे, अगर वेक्टर होता था तो x2 माइनस x1 करते थे, यहाँ पे वही कर लेंगे। कोई एक कर ले, बस वेक्टर वाला भी याद रखिएगा, तब पर भी काम हो जाएगा। तो 5 -1 कॉमा 4 माइनस ऑफ -2 कॉमा 2 -3। ठीक है, यहाँ पे ना इस तरीके से थोड़ा ब्रैकेट बनाते हैं इसको लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -1। यही हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। देयरफॉर किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन कर ले, अगर ए को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, x -1 अपॉन -6, y माइनस ऑफ -2 बाई 6, और z -3 बाई -1। सिंप्लीफाई करो बच्चे, तो x -1 बाई -6, y +2 बाई 6, और z -3 बाई -1। यही आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, यही लाइन का इक्वेशन हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट में। कार्टेशियन फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म में देख लो, तो वेक्टर फॉर्म में इसी को लिख देते हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, तो हमारे पास पॉइंट है 1 -2 और 3, यही पॉइंट था ना, पॉइंट है। और डायरेक्शन रेशियो इसका यूज कर लेते हैं बच्चे। तो वेक्टर आर क्या होता है, ए प्लस आयोटा कह रहा हूँ, सॉरी, टी भी यही था ना, ए जहाँ पोजीशन वेक्टर था। तो वेक्टर आर हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आई -2j + 3k प्लस टी, और डायरेक्शन रेशियो आपका क्या है, तो -6i 6j, और सॉरी ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -k। यही हमारा वेक्टर हो गया। ये बच्चे सम टाइम ना, जो मैं बार बार यहाँ पे आर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, हो सकता है कि इसके फॉर्मेट में लिखें। तो ये वैल्यू हो जाएगा i -2j, और ये 3k, और ये हो जाएगा t -6i + 6j -k। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा फिर ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, या फिर अगर 2 पॉइंट दे तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइंस। ऑफ कोर्स 2 लाइंस की बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो अब देखिए, मान लीजिए लाइन 1 गिवन है आपका, समझिएगा, लाइन 1 अगर आपका गिवन है x - x1 बाई a1, y - y1 बाई b1, और z - z1 बाई c1। और मान लीजिए लाइन 2 का इक्वेशन दे रखा है x - x2 बाई a2, y - y2
बाई B2 एंड जेड माइनस Z2 अपॉन C2। मान लीजिए लाइन का इक्वेशन यही दे रखा है, यहाँ से क्लियर है। ये जो क्या है पॉइंट, अगर इसमें पूछेगा, अगर इसका पॉइंट पूछेगा तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 c1, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो 1 मैं कह देता हूँ, ये कितना है तो ये है a1 b1 c1। और सिमिलरली इस पॉइंट में अगर बात करेगा तो ये है x2 y2 z2, ये पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है ना। और डायरेक्शन रेशियो की बात करेगा तो ये हमारा हो जाएगा a2 b2 और c2। अब देखिए मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है और एक दूसरा लाइन ये है। मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तो इसमें दो एंगल बनेगा, एक एंगल ये बनेगा थीटा और दूसरा एक एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा। फिलहाल हम लोग थीटा पे बात करते हैं, तो इसका जो कॉस थीटा डिफाइन होगा, ठीक है। देखिए अगर फर्स्ट वाला, इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, फर्स्ट वाले का डायरेक्शन रेशियो का फैक्टर 1 में ये फैक्टर लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा a1i b1j और c1k। और सेकंड वाले का डायरेक्शन रेशियो का अगर वेक्टर आप लिखोगे, सेकंड वेक्टर, यहाँ 2 लिखने का मतलब वही है सेकंड लाइन का वेक्टर, तो ये a2i b2j और c2k होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना बिल्कुल जो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो क्या बताता है, लाइन का डायरेक्शन बताता है एक तरीके से, वो एक वेक्टर तरीके, वेक्टर क्या है डायरेक्शन शो करता है। तो जो कॉन्सेप्ट वेक्टर के एंगल निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे वही चीज़ यहाँ पे, तो वहाँ पे वेक्टर के लिए एंगल निकालते थे तो कॉस थीटा क्या होता था, ध्यान दो कॉस थीटा क्या होता था, तो कॉस थीटा हमारा होता था यहाँ के अकॉर्डिंग चले तो dr1, ध्यान देखना, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा dr1 फैक्टर डॉट डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो कॉस थीटा आप निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा a1i b1j c1k, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा a2i b2j और c2k, ओके। तो अगर यहाँ से अगर वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर, ओके। तो ओवरऑल कॉस थीटा मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ये आपका जब मॉडुलस लगा दीजिएगा तो ये आपका एक्यूट एंगल का वैल्यू देगा, डैट मीन्स टू से ये वैल्यू हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और दूसरा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर वैल्यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/2 आ रहा है मान लीजिए सॉल्व करने के बाद, तब तो आप थीटा इजली लिख सकते हैं। मान लीजिए क्या थीटा क्या हो जाएगा उस केस में, तो थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री यानी कि π/3। लेकिन अगर मान लीजिए वैल्यू आ गया 3/5, तो उस केस में तो वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो उस केस में कॉस इनवर्स के कॉन्सेप्ट का यूज कर लेना, ओके। तो ये हो जाएगा दिस वन का मॉडुलस अपॉन a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, दिस वन ये थीटा हो गया। तो वन एंगल मिल गया, एक्यूट एंगल हो गया, एंगल हो गया थीटा इक्वल टू, एक्यूट एंगल हो गया थीटा और एब्ट्यूज एंगल बनेगा, दो एंगल बनता है ना, तो एब्ट्यूज एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा। तो इस तरीके से आप सिस्टम को डील कर सकते हो, एंगल निकालने का तरीका आपने देखा। अब देखिए इसी को थोड़ा सा पहले रूल बता देता हूँ फिर क्वेश्चन बताऊंगा, ओके। अब केस 1, when two lines are
परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू 90, सॉरी, कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, दैट इज़ ज़ीरो। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। देखिए अपॉन ये भी होगा, चलेगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का ओवरऑल वैल्यू जीरो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू ओवरऑल जीरो व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हो गया कंडीशन फॉर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा। देखिए अभी आपने देखा, समझिएगा यहाँ से, कॉस थीटा का वैल्यू नाउ, बच्चे कॉस थीटा का वैल्यू आपने देखा क्या होता है, तो ये होता है A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और ये A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का मॉड। बच्चे आपको याद होगा जब डायरेक्शन को साइन मैंने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने साइन थीटा का वैल्यू बताया था। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर का थीटा का जो वैल्यू, ये वैल्यू जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू होगा साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इक्वल टू होगा A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस B1, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, C2 A1 का होल स्क्वायर। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, करके देखिएगा रख के, तो आ जाएगा, नहीं तो आप बोलिएगा, मैं इसको अलग से बता दूंगा आपको। यहाँ पे वो ऑल दो प्रूफ की कोई ज़रूरत है नहीं, ये बता रहा हूँ कैसे आया है, ठीक है, बाकी सब कैलकुलेशन है। तो मैंने डायरेक्टली रिजल्ट ये लिखा है इस तरीके से, ये वैल्यू होगा साइन थीटा का। अब देखिएगा, अब इस रिलेशन का यूज करते हैं। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, या तो पैरेलल हो या फिर पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, और एंगल बिटवीन लाइंस जो है वो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। समझ में आ रहा है, इन सारे केस में, सारे केस का मतलब एक ही है ना, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चे, साइन थीटा का मतलब हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 का मतलब 0। तो उस केस में क्या होगा, देखिए आपका ये वाला जो रिलेशन है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि देयरफॉर हम लोग लिखेंगे A1 माइनस B2 B1 A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 कुछ, हाँ ठीक है, C1 A2 A1 C2 का होल स्क्वायर और अपॉन जो नीचे में है बच्चे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जब 0 होगा
तो आप इसको लिख सकते हैं ओवरऑल। देखिए ये स्टेटमेंट जीरो है ना, ये स्टेटमेंट जीरो है, तो जब ये वाला स्टेटमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल जीरो होगा और आपके पास बचेगा, मैं मिटा ही देता हूँ इसको, आपके पास सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। और देखिए अगर ये टर्म जीरो है, समझिएगा, देखिए ये वाला भी टर्म स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो अगर थ्री टर्म अगर स्क्वायर में जीरो हो, ये कब पॉसिबल है? बिकॉज देखो ये स्क्वायर है मतलब क्या, कोई पॉजिटिव नंबर है, ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव नंबर है, और ये स्क्वायर है इसका मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो तीन पॉजिटिव नंबर का सम, तीनों का तीनों पॉजिटिव नंबर है और इसका सम जीरो है, इसका मतलब क्या कि ये तीनों जो होगा इंडिविजुअली जीरो होगा। कहने का मतलब a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो बच्चे इसको जब जीरो कीजिएगा तो a1 b2 माइनस b1 a2 का वैल्यू जीरो, माइनस का साइन है, इक्वल टू जीरो। यानी कि इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो a1/a2 इक्वल टू मिलेगा b1/b2। सिमिलरली b1c2 माइनस c1b2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो b1c2 c1b2 का वैल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एंड सिमिलरली c1a2 a1c2 का वैल्यू जब जीरो कीजिएगा आप तो ये वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, c1a2 माइनस a1c2 का वैल्यू जीरो और ओवरऑल वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा c1c2 अपॉन a1a2। देखो बच्चे इस वाले रिलेशन का और इस वाले रिलेशन का और तीनों रिलेशन का जब यूज कीजिएगा तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू मिलेगा a1a2 b1b2 इक्वल टू c1c2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस इज द कंडीशन when two lines are parallel or collinear। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन। ठीक है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एक सेकेंड रुकिएगा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। बच्चे लाइन आपको दे दिया है x+4/3 इक्वल टू y-1/5 इक्वल टू z+3/4। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज करना चलो रहने दो, कोई नहीं। ये लाइन 1 है और लाइन 2 कह रहा है, मान लीजिए x+1 1, y-4/1 z-5/2। ठीक है, तो देखिए बच्चे सबसे पहला काम ये आप ये देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिएगा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्शन रेशियो निकालिएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 5, 4। ठीक है, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है लाइन का इक्वेशन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 क्या हो जाएगा, तो 1,1,2। तो अब देखिए तो लेट एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2 इज थीटा। तो कॉस थीटा आप डिफाइन कर सकते हो और ये होगा 3×1 प्लस 5×1 A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 यानी 4×2। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा कितना, तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा 3², रुक जाइएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड यानी कि दिस वन। और अब ये हो जाएगा 3 + 5 + 4 8 रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 9 और 25 34 और 8 42। एक बार देख लेते हैं 16 और 9 नहीं 50 हो जाएगा यार, मैंने गलत कैलकुलेशन किया। 16 और 9 25 और 25 और 25 ये 50 हो जाएगा। इसको देखते हैं तो ये 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है,
बस यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 16 अपॉन ये हो जाएगा 50, ध्यान दीजिएगा, इंटू 6। 50 है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 16 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 2, और देखो यहाँ भी निकाल सकते हैं इसको 2 इंटू 3, यानी कि बच्चे यहाँ से भी थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। 16 5 रहने दो, देखो तो ये वाला √2 ये √2 मिलकर 2 सिंपली बाहर आ जाएगा, और ये √3, 2 से ये 8 बार कैंसिल होगा, और ये बचेगा 5√3। तो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू दिस वन आ गया, यानी कि थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 8 अपॉन 5√3। ओके बच्चे, यही हमारा एंगल हो गया। ये चाहो बहुत ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो एक्यूट एंगल जो है हमारा cos इनवर्स 8 5√3, और एब्ट्यूज एंगल जो है पाई माइनस cos इनवर्स 8 5√3। देखो बच्चे, अगर आप यहाँ भी आंसर लिख देते हो ना, यही आंसर लिख देते हो तो भी गलत नहीं, ये एक्स्ट्रा काम है लिखने का, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछे तो लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना दे रखा हो, जैसे वही है, कह रहा है फाइंड एंगल, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एंगल, और क्वेश्चन दे रखा है x-2/3 इक्वल टू y+3/-2, और बच्चे दूसरा क्वेश्चन दिया, ये कॉमा है, z इक्वल टू 5, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा ये है आपका L1, और मान लीजिए L2 आपको दिया है x+1/1, दूसरा दिया है 2y, ये है -3, और ये है आपका 3, और ये है z-5/2। बच्चे देखो, ये अगर देखना इसको लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो, समझना, by 3, ये है हमारा y+3/-2, और इसको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसको लिख सकते हो z-5/0, और यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 कितना, तो ये हो जाएगा 3:0। दूसरे में आ जाओ, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्यों, बिकॉज y का कोफिशिएंट 2 है, तो उसके y का कोफिशिएंट को 1 कीजिए, तो ये हो जाएगा y-3 थोड़ा सा मिस्टेक, y-3/2/3, और ये है z-5/2। बच्चे देखो ना, यहीं पर लिख लेते हैं, ये 2 है ना, 2 को जब नीचे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये चीज़ यहाँ से मिट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ही लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3/2 और 2। बस इसको इतना ही रहने दीजिए, और भी बहुत कुछ ज़्यादा करना चाहोगे बच्चे, देखो इसी को एक चीज़ ऐसा भी लिख सकते हो L2, अगर इसको 2 से बहुत तीनों में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 3 और 4। मैंने बताया था कि चाहे आप ये डायरेक्शन रेशियो लिखो या फिर ये डायरेक्शन लिखो, दोनों सेम ही है बच्चे, कैलकुलेशन फाइनली सेम ही आएगा, ठीक है। बस ये है क्या कि ये जो सिस्टम लिख रहे हो ये आपका रेशनल फॉर्मेट में है, और आपको पता है किसी भी लाइन का इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, तो ये भी आपका डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। तो मैं एक डायरेक्शन रेशियो हमें ये पता चल गया, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो ये हो गया, तो हम लोग लिखते हैं लेट एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 जो है इस थीटा। तो अब ध्यान देना, तो हम लोग यहाँ से cos थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ध्यान देना, और A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, इसका मॉडुलस। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। cos थीटा क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जाए तो पहला डायरेक्शन रेशियो ये है 3 2 0, और दूसरा है 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 × 2। देखो ना, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, DR1 है 320 320, और दूसरा है 234। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया 3 × 2 2 × 3 और 0 × 4 अपॉन 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का मॉडुलस। cos थीटा हो जाएगा ये वैल्यू 6
60, ये वैल्यू हो जाएगा 9 और 4 रूट अंडर 13, ये हो जाएगा 4 और 9 13, और ये हो जाएगा 16, तो कितना 1 मिनट यार, 9 और 4 13 और ये 16 29, तो ये 29 लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर वाला कितना हो गया, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, प्रोसेस यही है। तो cos थीटा का वैल्यू हो गया 12 अपॉन जो भी है 13 इंटू 29, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ठीक है। तो सुनिए एक बार, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ दोस्त। क्वेश्चन यही था मेरा, ये क्वेश्चन था सेकंड का फोर्थ था, और ये क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2/3 y प्लस 3/2 z माइनस, तो ये z माइनस 5/0 हो जाएगा। देखो बच्चे, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हमने कर दिया ना, यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए था और इसी वजह से ये टोटल गलत हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन सुधारते हैं हम लोग। चलो सेकंड वाला पहले देख लेने दो, x प्लस 1 2y माइनस 3 और 2, तो ये तो ठीक है, 2 से डिवाइड कर लिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। थोड़ा सा यहाँ सुधारते हैं दोस्त, ये जो वैल्यू है हमें लिखना पड़ेगा 3 माइनस 2 और 0, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन सुधारते हैं, ये भी हो जाएगा माइनस, ओके। तो अब देखो ये जो वैल्यू है, ये हो जाएगा -6, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, देयरफॉर ओवरऑल वैल्यू 0। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, और यही हमारा आंसर, यानी कि दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चे। इस लेक्चर को ना यहीं पे बंद करता हूँ, आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस और कराना है, ओके। ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा वो पेन वगैरह है, तो आज इतना ही रहने देता हूँ इस लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको आगे कंटिन्यू करूँगा।